हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग ऑफिशियल में। आज हम इकोनॉमिक्स का पेपर मिड सेमेस्टर परीक्षा 2023-24 बीए चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर लेकर आए हैं। देखिए, ये अर्थशास्त्र का है। इसका प्रश्न पत्र है मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त, यानी मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। इसका कोर्स कोड दिया गया है A080401T। ठीक, ये मैक्सिमम 15 नंबर का है और ये 1 घंटे का पेपर है। खंड आ, इसमें लगभग 5 प्रश्न आपको करने रहते हैं। ये 1 घंटे का पेपर है। ठीक है। खंड आ सेक्शन ए, मुद्रा क्या है। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा को की परिभाषा देते हुए हम कहेंगे कि मुद्रा एक प्रकार का प्रपत्र है जो विनिमय कार्य करने के साथ साथ मूल्य संचय व मूल्य गणना का भी कार्य करती है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण तथा मूल्य संबंधी भुगतानों को निपटाया जा सकता है तथा जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी निवास है। तो मुद्रा एक प्रकार का प्रपत्र है जो विनिमय कार्य करने के साथ साथ मूल्य संचय व मूल्य गणना का भी कार्य करती है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण तथा मूल्य संबंधी भुगतानों को निपटाया जा सकता है। ठीक है, जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। और मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी निवास है। ये मुद्रा की डिफिनेशन हो गई। तो पहला क्वेश्चन हो गया। फिर खंड बा है, इसमें आपको 3 प्रश्न करते हैं। 3 प्रश्न में 40-50 शब्दों में करते रहेंगे इसको। उसके बाद प्रश्न दूसरा ये है कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब मांग और आपूर्ति में संतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। उसके बाद लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, मतलब राजस्व से क्या आशय है या महत्व को समझाइए। तो राजस्व एक लोक वित्त ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक संस्थाओं एवं सरकार की आय एवं व्यय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो उन्हें समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए करनी पड़ती है। सार्वजनिक संस्थाओं एवं सरकार का आशय केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों से है। यानी राजस्व या लोक वित्त ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक संस्थाओं एवं सरकार की आय एवं व्यय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें सरकार की आय और व्यय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो उन्हें समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए करनी पड़ती है। सार्वजनिक संस्थाओं एवं सरकार का आशय, मतलब सार्वजनिक संस्थाएं एवं सरकार का आशय यह है कि वो केंद्रीय सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है एवं स्थानीय सरकार भी हो सकती है। और उसके बाद है मुद्रा के कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो मुद्रा के कार्यों की विवेचना यानी मुद्रा के कार्य हो जाएंगे। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इस पर आ जाएंगे कि मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद व समाजवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। आर्थिक गतिविधियों का संचालन कीमत तंत्र द्वारा किया जाता है, लेकिन आवश्यक वस्तु व जिन वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तब सरकार उस वस्तु का विनियमन करती है। सरकार समाज व निजी क्षेत्र दोनों समन्वयक पूर्वक आर्थिक विकास हेतु कार्य करते हैं। मतलब मिश्रित आर्थिक प्रणाली या मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों मिलकर काम करते हैं। आर्थिक गतिविधि का संचालन कीमत तंत्र द्वारा किया जाता है, लेकिन वस्तुओं
आवश्यक वस्तु व जिन वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तब सरकार उस वस्तु का विनियमन करती है। सरकार समाज व निजी क्षेत्र दोनों समन्वय पूर्वक आर्थिक विकास हेतु कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया खंड सा मतलब सेक्शन 3 ग्रेशम का नियम, या इसमें निजी वित्त या सार्वजनिक वित्त में अंतर दोनों में से एक करने होते हैं। तो ग्रेशम का नियम क्या है? ग्रेशम का नियम ये है कि एलिजाबेथ से संबंधित है। उनके एक वित्तीय सलाहकार थे सर टॉमस ग्रेशम, उन्हीं से सलाह लेकर ये काम किया गया था। उसके बाद उसमें थोड़ा घाटा, ये मुद्रा से संबंधित है। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1589 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने राज्य संभाला, तब उनके वित्तीय सलाहकार सर टॉमस ग्रेशम थे। एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में व्यापार व उद्योग की स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी। एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में व्यापार व उद्योग की स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी। मौद्रिक प्रणाली में कई प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थीं। मौद्रिक प्रणाली में कई प्रकार की मुद्राएं जो थी वो प्रचलित थी, जिनमें कई धीरे धीरे घिस गई। अतः आर्थिक गतिविधियों के सुधार के क्रम में महारानी एलिजाबेथ ने नए सिक्के जारी किए। देखते ही देखते नए सिक्के चलन से बाहर हो गए और पुराने सिक्के ही आर्थिक गतिविधियों में प्रचलित रह गए। ऐसी स्थिति में महारानी को बड़ा विस्मय हुआ और अपने आर्थिक सलाहकार ग्रेशम से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने अध्ययन कर इसका कारण बताया। ग्रेशम के अनुसार यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं। मतलब अगर किसी देश में अच्छी नोटें या ख़राब नोट होंगी तो वहाँ के लोग उस मतलब कि अच्छी नोटों को जेब में रख लेंगे और जो ख़राब नोटें होंगे वो बाज़ार में दे देंगे। तो वही हुआ, यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हों तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं। इसे ही ग्रेशम का नियम कहा जाता है। ग्रेशम का नियम एक धातु प्रणाली या द्विधातु प्रणाली पत्र मुद्रामान व सिक्कों सभी प्रकार की मुद्राओं पर लागू होता है। ग्रेशम का जो नियम है वो एक धातु प्रणाली, द्विधातु प्रणाली, पत्र मुद्रामान व सिक्कों सभी प्रकार की मुद्राओं पर लागू होता है। ग्रेशम के नियम के कुछ अपवाद हैं। जब मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति से अधिक होती है, जब मुद्रा की जो मांग होती है वो मुद्रा की पूर्ति से अधिक होती है। दूसरा है जब हीन मुद्रा बहुत ही बराबर स्तर की होती है, जब हीन मुद्रा जो होती है बहुत ही बराबर स्तर की होती है। नंबर 3 है सांकेतिक मुद्रा व प्रमाणिक मुद्रा के नियमों में परिवर्तन होता है, जब सांकेतिक मुद्रा व प्रमाणिक मुद्रा के नियमों में परिवर्तन होता है। नंबर 4 है जनता की अज्ञानता में भी नए मुद्राओं को प्रचलन से बाहर नहीं करती है। जनता की अज्ञानता जो है वो भी नए मुद्राओं को प्रचलन से बाहर नहीं करती है। उसके बाद यह ग्रेशम का नियम था। उसके बाद आपको हम 21 नंबर मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर या आशय बता देते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो निजी मतलब सरकार से संबंधित है या सभी किसी से पक्षपात की या भेदभाव किए सभी के सार्वजनिक रूप से जो उपलब्ध होती है उसे सार्वजनिक होती है वस्तुएं होती हैं। और जो निजी वस्तुएं होती है वो ऐसी वस्तुएं जो विभाज्य होती हैं, मतलब जिनके उपभोग में समाज के कुछ व्यक्तियों को वंचित किया जा सकता है। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। सामाजिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव तथा पक्षपात के निःशुल्क या बहुत ही कम लागत पर उपलब्ध होती रही है, वो सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग से वंचित किया या रोका नहीं जा सकता है। मतलब जो सरकार की वस्तुएं हैं या सार्वजनिक वस्तुएं मतलब सभी प्रकार के सभी को दिया जा सकता है, वो किसी को रोका नहीं जा सकता। उसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नैसर्गिक तौर पर यह अधिकार होता है कि वह सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग कर सके। सार्वजनिक वस्तुओं के अस्तित्व में आते ही इनका उपभोग सभी व्यक्तियों के लिए खुल जाता है। सार्वजनिक वस्तुओं की प्रकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा इनका उपभोग कर लिए जाने के बाद उसकी आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। उसके बाद
के उपभोक्ता सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार उसने उनसे पहले के उपभोक्ताओं द्वारा किया गया हो। सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग जैसे हैं, जहाँ हैं और जिस हालत में है के आधार पर किया जाता है। मतलब जैसे हैं, जहाँ हैं और जिस हालत में है के आधार पर किया जाता है। कौन? सार्वजनिक वस्तुएं। ठीक है। सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग, सार्वजनिक वस्तुओं का के सृजन का प्रभाव समाज एवं अर्थव्यवस्था के अन्य अंगों पर पड़ता है। इसी प्रकार सार्वजनिक वस्तुएं अर्थव्यवस्था की गतिविधियों तथा घटनाओं से प्रभावित होती हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की उपपरिव्यय तथा सामाजिक लागत बहुत अधिक होती है। परिपक्वता समय अंतराल में लंबा होता है और प्रतिफल की दर काफ़ी नीची और कभी कभी शून्य होती है। इसलिए आमतौर पर सार्वजनिक वस्तुओं का सृजन उत्पादन सरकारी संसाधनों से किया जाता है। सार्वजनिक वस्तुओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व भी सरकार का होता है। वही आ गई ना बात कि सार्वजनिक वस्तुओं का रख रखाव का उत्तरदायित्व सरकार का होता है। लोग इन्हें सरकारी वस्तुएं समझते हुए इनका उपभोग काफ़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से करते हैं। इनके उदाहरण कुछ आपको हम बता दें। जैसे सार्वजनिक वस्तुएं ये जैसे रेडियो आकाशवाणी सबके लिए होती है। ठीक है। और दूसरा है दूरदर्शन। सड़कों का प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। ठीक, उसमें किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है। तो ये भी सार्वजनिक वस्तुएं हैं। पुल जो है उसका प्रयोग सभी कर सकते हैं, इसलिए पुल हो गया। निजी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं निजी कहलाती हैं जो विभाज्य होती हैं, मतलब जिनके उपभोग से समाज के कुछ व्यक्तियों को वंचित किया जाता है। निजी वस्तुओं पर अपवर्जन अथवा वंचितन सिद्धांत लागू होता है। बाजारी अर्थव्यवस्था में निजी वस्तुएं वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो इनका भुगतान कर सकते हैं, मतलब जो पैसे लगाते हैं उन्हीं को वो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वही निजी वस्तुएं। अर्थात इनकी कीमतें चुकाने की क्षमता रखते हैं तथा उसे चुकाने के इच्छुक भी हों। इनके उपभोग की प्रकृति ऐसी होती है कि उनके उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाने पर उनकी मात्रा में कमी आती जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसी वस्तुओं का लगातार उपभोग किए जाने से बाद के उपभोक्ताओं के लिए उस वस्तु की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। जैसे आप निम्न वस्तुएं निजी हैं, जैसे कोई टैक्सी है तो आप अगर उनका पैसे से भुगतान करेंगे या आप उनको किराया देंगे तभी वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। और उस रेफ्रिजरेटर हो गया, एयरलाइंस के विमान होंगे, ये सब कुछ ही व्यक्ति जो आप भुगतान करेंगे उन्हीं हुए, सार्वजनिक वस्तुएं नहीं हैं। रेडीमेड शर्ट यही हैं, ये सब हैं निजी वस्तु। ठीक है। अब आपको हमने ये सब बता दिया। टोटल 5 प्रश्न करने थे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।